नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सुबह की 5 बड़ी खबरों की आज बात करेंगे। तो आज अलीगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी आज सुल्तानपुर में वंचित शोषित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। जबकि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है और वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में बीजेपी सम्मेलन करेगी। तो वहीं आगरा में आज सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। आखिरी खबर की बात करें तो दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो ये 6 खबरें हैं आपके सामने। 6 खबरों में आप देख सकते हैं कि आखिर बहुत खास है आज का दिन। पहली खबर, अलीगढ़ में सरकार। दूसरी खबर, सुल्तानपुर में ओवैसी। तीसरी खबर, मायावती बैठक करेंगे कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्षों के साथ। बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। सपा का भी सम्मेलन है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस पार्टी। बेहद ही महत्वपूर्ण और इन 6 खबरों पर आज नजर रहेगी। तो बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है। आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन होगा। ब्राह्मण समाज को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है। सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। तो आज वाराणसी में, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ब्राह्मण समाज को लुभाने में जुट गई है पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां। सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है। आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जहां एक तरफ लगातार बीएसपी की तरफ से भी इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। और आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ब्राह्मण समाज को लुभाने में जुटी हुई है पार्टियां। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का चौथा दिन है आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन होगा। ब्राह्मण समाज को लुभाने में कई सारी पार्टियां जुटी हुई है। सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है और चौथा दिन बेहद ही खास। आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज को लुभाने में पार्टियां लगातार जुटी हुई हैं। और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज आयोजन किया जाना है अलग अलग जगहों पर। सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है और आज वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ब्राह्मण समाज को लुभाने में तमाम राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं। ब्राह्मण समाज को लुभाने में पार्टियां जुटी हुई हैं। सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है। आज चौथे दिन कई महत्वपूर्ण जगह पर सम्मेलन होने हैं। वाराणसी, बस्ती में और रायबरेली में सम्मेलन होना है।
तो सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बुलाया गया है और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आज चौथा दिन है। तो आज आगरा में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। सूर सदन में ये सम्मेलन का आयोजन होगा। प्रेक्षागृह में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। रामलीला सुमन पूर्व एमएलए धर्मपाल इसमें शामिल होंगे। तो रामजी लाल सुमन और पूर्व एमएलए धर्मपाल इसमें शामिल होंगे। सूर सदन प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। रामजीलाल सुमन और पूर्व एमएलए धर्मपाल इसमें शामिल होंगे। आज आगरा में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया जाएगा। मनीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव लखनऊ से। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर आप जानकारी दें कि आज जहां जहां होना है, वाराणसी, बस्ती और रायबरेली, इन 3 जगहों पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेगी। क्या असर होगा इसका? निश्चित को बता दूं कि जिस तरीके से अब 2022 का चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बाकी है, हर एक पार्टी अब प्रबुद्ध समाज के नाम पे ब्राह्मण वोट कार्ड को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, हमने देखा था कि कल किस तरह से कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रदेश कार्यालय पे एक प्रबुद्ध सम्मेलन का किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप बात करेंगे तो प्रबुद्ध जनों की कहीं बात नहीं आई थी और सिर्फ बात आई थी ब्राह्मण वोट कार्ड की, ब्राह्मण वोट बैंक की। किस तरह से उनको साधने की बात आई थी, किस तरह से अपनी तरफ मनाने की बात आई थी। सतीश मिश्रा की बड़ी तारीफ की गई थी, जो इसके प्रभारी बने गए हैं। करीब 5 दौर के जो मंडल के थे उनमें उन्होंने इसका सम्मेलन को शुरू किया था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। साथ ही साथ बीजेपी ने 5 तारीख को 18 जो महानगर हैं वहां से प्रबुद्ध जन का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से शुरू किया था। उसी क्रम में 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक सभी 403 विधानसभा को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने के आयोजन किया गया है। बीजेपी में आज चौथा दिन है और आज काशी क्षेत्र, जो वाराणसी क्षेत्र है वहाँ के, और साथ ही साथ बस्ती क्षेत्र जो है ये वहाँ, और रायबरेली में, इन 3 जगह आएगा। आपको बता दें कि काशी क्षेत्र जो आता है वहाँ पे जो पूर्वांचल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की खासतौर से पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में ब्राह्मण वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद मानी जाती है। वहाँ के विद्वानों की बात करेंगे, वहाँ प्रबुद्ध जन भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं कि काशी क्षेत्र ही ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ बस्ती की बात करेंगे तो बस्ती अयोध्या से लगा हुआ जिला आता है और यहाँ से पूर्वांचल की शुरुआत मानी जाती है कि यहाँ से पूर्वांचल। तो एक रोड मैप पूरा बना हुआ है, उस रोड मैप पे बीजेपी काम कर रही है। आज से अब ये जो सम्मेलन है ये पूर्णतः पूर्वांचल की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वहाँ पे अच्छी खासी तादाद मानी जाती है ब्राह्मण वोट बैंक की। पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण वोट बैंक है, करीब माना जाता है कि 10 से 12% जो वोट बैंक है वो पूर्वांचल का माना जाता है। उसी में अब कैसी सीन लगानी है, बसपा, सपा और बीजेपी अब तीनों प्रबुद्ध जनों के नाम पे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि ब्राह्मण किसके साथ जाते हैं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रबुद्ध वर्ग बना रखा है, प्रबुद्ध जनों की एक टीम बना रखी है, जिसमें अभिषेक मिश्रा, मनोज पांडे सरीके जो उनके पूर्व मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। और ये उन्होंने भी 5 अगस्त से एक कार्यक्रम शुरू किया था, छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा के नाम से प्रबुद्ध जन को जो वोट ब्राह्मण वोट बैंक है उसको साधने के लिए। तो राजनीतिक कार्यक्रम पे रोक लगी है। आप सीधे ब्राह्मण बैठक या ब्राह्मण सम्मेलन का नाम नहीं दे सकते, उसके चलते हुए आप प्रबुद्ध जन का नाम ले रहे हैं। पर जो राजनीति है उसको अगर समझेंगे, बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ साधने की है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में जब बसपा सुप्रीमो की मायावती गवर्नमेंट आई थी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की, तो उसमें ब्राह्मण वोट बैंक का बहुत ज्यादा महत्व था। वो उस समय उनको मनाने में कामयाब हुई थी। एक बार फिर से पहल हालांकि बसपा ने की है, पर बीजेपी ने एक 403 का जो प्रबुद्ध सम्मेलन है उसे वृहद रूप देने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि जब 20 तारीख को इसका समापन होगा तो किस तरह की रणनीति रहेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन भी है जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अखिलेश यादव, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए, आपको बता दूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जा जाके, अपने अपने मंडलों में जा जाके अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि उसी कड़ी में आज अखिलेश यादव आगरा में रहेंगे और वहां पे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। माना यही जाएगा कि उनको कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनको ये जो वहाँ पे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो मंडल के अध्यक्ष होते हैं, जो जिला अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ उनकी बैठक होगी। उनको कुछ जो राजनीतिक रणनीति है उस पर बात की जाएगी। वहाँ के जो विकास का कार्य किए थे सपा गवर्नमेंट में, उसको आगे रख के, और जो बीजेपी के शासनकाल में जो कमियां हुई थी, या जो आगरा क्षेत्र का जो मंडल है वहां पे जो कमियां हैं उसको उजागर करके अपने विकास कार्य को बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ वहां से एक कार्यक्रम सम्मेलन जो शुरुआत की जा रही है, अब ये हर मंडल में भी करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें अखिलेश यादव खुद रहेंगे। तो माना जा रहा है जब कोई एक बड़ा नेता, जब आपका अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो जब आता है कार्यकर्ताओं से सीधे संबोधित करता है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब देखना ये होगा कि आगरा मंडल से जो बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव से कुछ देर बाद शिरकत करेंगे, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, और आने वाली 2022 के पहले ऐसे कितने कार्यक्रम और होते हैं कि आप कार्यकर्ताओं से उनको बूस्टअप करके उनको कर सकते हैं। हालांकि अभी माना ये भी जा रहा है, अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो प्रियंका गांधी का भी दौरा माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में प्रियंका गांधी का भी दौरा होने वाला है। और ऐसे जब बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दिशा निर्देश देता है, कुछ गाइडलाइंस देता है, तो उसका जमीनी असर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 2022 का चुनाव, जब कोई बड़ा नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है और कोई बात करता है, तो उसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ कांग्रेस नेता अनिल यादव को रिहा किया गया है। 21 किसानों को भी जेल से रिहा किया गया है। करनाल प्रकरण को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। अनिल यादव ने कहा, अभी हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले हमें अपने बाकी साथियों को जेल से रिहा करवाना है। नोएडा के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ये ना समझे कि हमें जेल भेजने से हमारा हौसला टूटा है, हमारा संकल्प अब और मजबूत हुआ है, अनिल यादव का ये कहना है। तो सबसे पहले हमें अपने बाकी साथियों को जेल से रिहा करवाना है। नोएडा के किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अनिल यादव का बयान सामने आया है, सरकार ये ना समझे कि हमें जेल भेजने से हमारा कुछ हौसला टूटा है। नोएडा से ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस नेता अनिल यादव को रिहा कर दिया गया है। हमारा संकल्प अब और मजबूत हुआ है, ये अनिल यादव ने कहा है। 21 किसानों को भी रिहा किया गया। करनाल प्रकरण को लेकर कर रहे थे ये प्रदर्शन। अनिल यादव ने कहा, अभी हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले हमें अपने बाकी साथियों को जेल से रिहा करवाना है। नोएडा के किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, ये भी उन्होंने कहा, और कहा कि हमारा संकल्प अब और मजबूत हुआ है। तो अनिल यादव का बयान सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा संकल्प अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया है, बाकी के किसानों को भी रिहा करवाना है। कांग्रेस नेता अनिल यादव को रिहा किया गया है, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। उनके साथ जो लोग मौजूद थे वो खुश नजर आए उनके रिहाई को लेकर, लेकिन अनिल यादव का यह कहना है कि अभी और भी ऐसे किसान हैं जिनको रिहा करवाना है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निशांत, अनिल यादव को रिहा कर दिया गया है, हालांकि उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा संकल्प अब और मजबूत हुआ है। इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, जिस तरीके से किसान लगातार लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसानों के साथ में जो विपक्ष सरकार है, कांग्रेस जो है वो भी पूरी तरह से समर्थन कर रही है। कांग्रेस के नेता जो अनिल यादव अपने 21 लगभग किसानों के साथ वो जेल गए और जेल जाने के बाद रात्रि में ही लगभग 21 किसानों की रिहाई हुई है। अनिल यादव भी रात रिहा हुए हैं जेल से, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। कहीं ना कहीं लगातार जो किसानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल, किसानों का समर्थन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब ये कह दिया है कि अब हमारा जो टारगेट है वह और भी किसानों को रिहा करवाने का होगा, तो उसके लिए पुरजोर कोशिश की जाएगी अनिल यादव की तरफ से। जिस तरीके से जो किसान हैं वो अपनी मांगों पर लगे हुए हैं, लगातार नोएडा अथॉरिटी का घेराव करने की
प्रयास करते हैं और काफी दिनों से ये चलता आ रहा है नोएडा के अंदर, जिसको देखते हुए काफी किसानों की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल भेजा गया, जिसके साथ में अनिल यादव कांग्रेस नेता समेत अन्य काफी संख्या में नेता को जेल भेजा गया, जिसमें अनिल यादव की रात संगठन द्वारा रिहाई कराई गई। और उसके बाद अनिल यादव ने कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। किसानों को न्याय दिलाना है और जिस तरीके से सरकार शोषण कर रही है उस पर पूरी तरह से हमें रोकना है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का विरोध करते हुए अनिल चलिए, यादव बहुत नजर शुक्रिया आए। निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद निगम में आजकल नई नीति चल रही है जिसके तहत अपने चहेते अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रांसफर होने के बाद भी उन्हें किसी न किसी बहाने से रिलीव होने से बचाया जा रहा है। दरअसल नगर निगम में ऐसे कई कर्मचारी और अधिकारी हैं जो सालों से यहां जमे हुए हैं, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना ही नहीं, जिनका ट्रांसफर शासन द्वारा हो चुका है उन्हें किसी न किसी टेक्निकल चीजों का सहारा लेकर रिलीव होने से बचाया जा रहा है। आज भी निगम में ऐसे कई अधिकारी हैं जिनमें अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, जिनका तबादला मेरठ हुआ है, योगेश कुमार जेई का तबादला सहारनपुर हुआ है, और साथ ही जय कपिल मोहन और सुनील राय जिनका तबादला और जनपद में हुआ है। बीते दिनों हुए मुरादनगर के शमशान घाट कांड में मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी के साथ जेई योगेश कुमार की घनिष्ठता ने सबको चौंका दिया। योगेश के साथ अजय त्यागी की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी। ये जो नीति चलाई जा रही है रोके रखने की, ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जिसको ट्रांसफ़र हो चुका है तो उसको अपने जगह पर जाना चाहिए। ऐसे तो फिर कोई कहीं जाना नहीं चाहेगा, गाजियाबाद में रुका रह जाएगा। भाई शासन की नीति है कि 3 साल के बाद में उसे अपने पद से दूसरी जगह जाना है। इस तरह रोकने की प्रवृत्ति गलत है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है, इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां सर्विलांस टीम ने गुम हुए 137 मोबाइल को ढूंढने में सफलता हासिल की है। सभी मोबाइलों को आज उनके असली मालिक को सौंप दिया गया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि जिले और अन्य जनपदों के लोगों की पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल अपने जिले में गुम हो गई थी और उसकी सूचना संबंधित थानों में दी गई थी, सर्विलांस की टीम ने ऐसे गुमशुदा 137 मोबाइलों को बरामद किया है। मोबाइल के असली मालिक को यहां बुलाकर सौंपा जा रहा है। तो सर्विलांस की है और आपको बता दें, देखिए जनपद सिद्धार्थनगर में विगत कई महीनों में जो यहाँ के लोग थे, जनमानस थे, उनके मोबाइल विभिन्न तरीके से जो गायब हुए हैं, बस में भूल गए हैं, कुछ लोग मार्केट में निकल गए हैं जेब से, या दुकानों पर भूल गए हैं। इस तरीके के मोबाइल के एप्लीकेशंस, अपने खोए मोबाइल की एप्लीकेशन दिए गई यहाँ के लोगों के द्वारा। उसमें सर्विलांस की टीम ने, हमारी टीम ने 136 मोबाइल जनपद में बरामद किए हैं और आज उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस लाइन में। और सभी जो जिनके मोबाइल हैं, सभी लोगों को 136 लोगों को बुलाया गया है, उनके मोबाइल उन्हें सुपुर्द किए जाएंगे। इनकी लगभग 13 से 14 लाख की कीमत है। 136 मोबाइल बरामद पुलिस ने किए हैं। कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो 1-1 साल से भी गायब थे। ज़्यादातर लोग जो पीड़ित थे, जिनके मोबाइल गायब थे या खो गए थे, वो अपने जनपद सिद्धार्थनगर के, कुछ लोग बाहर जनपद के भी। तो वहीं मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। पीएम की अध्यक्षता में पीएम आवास पर ही बैठक होगी। किसानों को लेकर शायद बड़ा ऐलान हो सकता है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर हो सकता है फैसला। गेहूं और अन्य फसलों पर भी बढ़ सकता है एमएसपी। टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी फैसला संभव। राहत पैकेज देने पर हो सकता है फैसला। तो आज मोदी कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है, क्योंकि किसानों को लेकर अगर कोई फैसला हो सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। किसान लगातार डटे हुए हैं और लगातार उनका आंदोलन अब भी जारी है, और ऐसे में अगर आज मोदी कैबिनेट में किसानों को लेकर कोई भी फैसला होता है तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। राहत पैकेज देने पर भी फैसला हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी कोई फैसला लिया जा सकता है। तो मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर यह बैठक होगी। आपको बता दें कि किसानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। एमएसपी बढ़ाने को लेकर भी फैसला हो सकता है। गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ सकता है।
टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी फैसला संभव है। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से आज मोदी कैबिनेट में किसानों को लेकर फैसले की बात सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसका इंतजार न जाने कितने सारे लोगों को है, खासतौर पर किसानों को है जो आंदोलन कर रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार पर दबाव बन रहा है। जिस तरीके से जो है किसानों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव और जाता है, और खास करके एमएसपी के मुद्दे को लेकर के सरकार खासी संजीदा, और पहले भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और न सरकार का एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा है। ऐसे में अब क्योंकि लगातार जो है किसान अपना दबाव बढ़ा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है और उनकी मांगों को मान नहीं रही है, तो एमएसपी को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट की बैठक होगी, इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। उसी में से एक है एमएसपी की गारंटी का फैसला। सबसे जो प्रमुख फसलें हैं, उन प्रमुख फसलों में सरकार एमएसपी बढ़ा भी सकती है, एमएसपी की गारंटी भी दे सकती है। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरी कैबिनेट में फैसला आता है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि किसानों के हित में कोई बड़ा फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। ऐसे में किसानों राहत का पैकेज को लेकर फटाफट से जानकारी दे दे ब्रजेश जी, क्योंकि समय की कमी है। राहत पैकेज को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री सफर कर रही है। टेलीकॉम इंडस्ट्री लगातार अपने रेट इंक्रीज करने को लेकर कवायद कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए जो कम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो रेट इंक्रीज कर रही है, बावजूद उसके जो कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर कर रही है। तो इस तरीके की उसमें इस कैबिनेट बैठक में कुछ राहत पैकेज का ऐलान भी हो सकता है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया था जो है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा बाजार में असर दिखाई नहीं दिया। ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को लेकर के भी कोई फैसला हो सकता है, लेकिन जो सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि आखिर किसानों को लेकर क्या ऐलान होगा। सही कह रहे हैं आप, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।